आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज है 10 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें टीबीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। गजा, इसराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन, सीरिया, जॉर्डन और इराक से आई कुछ अहम खबरें। सबसे पहले गजा की कुछ अहम अपडेट्स सुन लीजिए। ये मिक्स्ड अपडेट्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल के उस मंसूबे पर इमरजेंसी इजलास कर रही है, मीटिंग कर रही है, जिसमें गजा सिटी पर कब्जा करके करीब 1 मिलियन फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल करने की तैयारी है। दूसरी अपडेट यह है कि गजा पट्टी में इसराइली हमले लगातार जारी हैं, जिनमें आज कम से कम 50 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि जंग शुरू होने से अब तक इसराइल की थोपी हुई भूखमरी यानी स्टारवेशन से शहीदों की तादाद में इजाफा होकर तादाद 217 तक पहुंच चुकी है। इन 217 लोगों में 100 बच्चे शामिल हैं जिन्होंने भूख से दम तोड़ा है। एक और अपडेट यह है कि दुनिया के बड़े शहरों जैसे ब्यूनस आयर्स, लंदन और इस्तांबुल में मुजाहिरीन जमा होकर आलमी लीडर से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल की जंग को रोकें और गजा की नाकेबंदी को ख़त्म करवाएं। और फ्रांस से भी एक अपडेट है। फ्रांस ने इसराइल के गजा सिटी पर कब्जा बढ़ाने और आखिर में पूरे गजा पट्टी को हथियाने के मंसूबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अब तफसील से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को जंग जारी रखने की सनक चढ़ गई है, जबकि पूरी दुनिया उससे गजा पर हमले बंद करने की अपील कर रही है। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ मिशन पूरा करने का वादा किया है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के पास अब कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि मिशन पूरा करके हमास को पूरी तरह हरा दिया जाए, क्योंकि फ़लस्तीनी ग्रुप हमास हथियार डालने से इनकार कर रहा है। यरूशलेम में फॉरेन मीडिया से बात करते हुए पहली बार उसने फॉरेन मीडिया से बात की है इस 2 साल के वक्फे में। फॉरेन मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने बताया कि उसका नया गजा ऑपरेशन प्लान हमास के बचे हुए 2 मजबूत गढ़ों को टारगेट करेगा। नेतन्याहू ने कहा, हमारा मकसद गजा पर कब्जा करना नहीं बल्कि गजा को आज़ाद कराना है। किससे? इनके मिनिस्टर्स तो पूरी गजा की पॉपुलेशन को मारने की बात करते हैं। किसके लिए आज़ादी? नेतन्याहू ने कहा कि गजा में अगले कदमों के लिए एक कम मुद्दत का टाइम टेबल तय है, जिसमें इलाके को नॉन इसराइली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना होगा, गजा को डीमिलिटराइज करना और इसराइली फ़ौज का सिक्योरिटी कंट्रोल बनाए रखना शामिल है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हाल ही में उसने इसराइली फ़ौज को हुक्म दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मीडिया को अंदर लाया जाए अब गजा में, जबकि अब तक सिर्फ मिलिट्री के ज़रिए ही मीडिया को गजा में जाने की इजाज़त थी। तो नेतन्याहू अब इंटरनेशनल मीडिया को गजा में क्या दिखाना चाहता है? अपनी तबाही के मंजर। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा में तबाही, आम लोगों की मौत और मदद की कमी का जिम्मेदार हमास को ठहराया है, जबकि दुनिया जानती है कि ये बेशरम झूठ है। वहाँ इसराइली फ़ौज ने क्या तबाही और कत्ल गारत मचाया है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। ये दुनिया का पहला लाइव जेनोसाइड है। बढ़ते आगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इतवार को आज न्यूयॉर्क में एक गैर मामूली मीटिंग बुलाई, एक इमरजेंसी मीटिंग गजा के बढ़ते हालात पर बात करने के लिए। ये मीटिंग इसराइल के उस प्लान के जवाब में थी जिसमें वो गजा पट्टी में फौजी कार्रवाई बढ़ाकर गजा सिटी पर पूरा कब्जा करना चाहता है। मिरोस्लाव जेचा, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर यूरोप, सेंट्रल एशिया और अमेरिकाज ने 15 रुकनी काउंसिल को ये बताया कि इसराइल का ये नया फैसला इस लड़ाई का एक और ख़तरनाक चैप्टर शुरू कर सकता है, जिसके असरात गजा और इसराइल से बाहर भी जा सकते हैं, यानी मिडिल ईस्ट में फैल सकते हैं। उन्होंने कहा कि गजा में लोगों की तकलीफ़ों को रोकने का एक ही रास्ता है, पूरा, फ़ौरन और हमेशा के लिए एक सीज़ फायर, फायरबंदी, जंगबंदी। जेंचा ने कहा कि तमाम बंधकों को, तमाम होस्टेजेस को फ़ौरन बिना शर्त छोड़ दिया जाए। इसराइल को इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी और मदद की सप्लाई तेज़, सिक्योर और बिना रुकावट पहुंचने देनी होगी। आम लोगों, इंसानी मदद देने वालों और मदद लेने वालों की हिफाजत ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को अपने घर लौटने का पूरा हक मिलना चाहिए। जेचा ने यह भी याद दिलाया कि आलमी अदालत इंसाफ यानी कि ICJ ने भी कहा है कि इसराइल बतौर कब्ज़ागार फ़लस्तीनी लोगों को उनके हक़ खुद मुख्तारी से नहीं रोक सकता, जिसमें उनकी अपनी आज़ाद रियासत का हक़ भी शामिल है। UN के
इन ऑफिशियल जेंचा ने यह भी कहा कि गजा या इसराइल फलस्तीन मसले का हल फौजी कार्रवाई से नहीं निकल सकता। जब तक इसराइल का गैर कानूनी कब्जा खत्म नहीं होता और एक काबिले अमल 2 स्टेट हल नहीं निकलता, मसला हल नहीं होगा। आखिर में जेंचा ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी से कहा कि वो चुनाव करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इंतखाबात करवाएं, ताकि लोग अपनी हुकूमत का फैसला खुद कर सकें, क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। बढ़ते आगे वेस्ट बैंक की बात करते हैं। वेस्ट बैंक को अफरा तफरी में धकेलने और गजा के बाद वेस्ट बैंक में नस्ली सफाई यानी एथनिक क्लिनजिंग के मंसूबों का रास्ता साफ करने के लिए कट्टरपंथी, इंतहा पसंद इसराइली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहा है। ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। उसने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को महमूद अब्बास की क़यादत में चलने वाली दहशतगर्द अथॉरिटी करार दिया है। एक पोस्ट में बेन-ग्विर ने कहा कि वो अगली इसराइली कैबिनेट मीटिंग में पीएम नेतन्याहू पर इस मुतालिक फौरी कार्रवाई के लिए प्रेशर डालेगा। इसे उसने महमूद अब्बास के उस ख्वाब का जवाब बताया जो फ़लस्तीनी रियासत कायम करने से मुताल्लिक है। यानी फ़लस्तीन अगर बनने की बात कोई करेगा तो उसे दहशतगर्द बोला जाएगा। बढ़ते आगे, साउथ गजा में जॉर्डन के फील्ड हॉस्पिटल ने एक बड़ा इंसानी मदद का मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 535 से ज़्यादा लोगों को नकली हाथ पांव यानी कि लिम्ब लगाए जाएंगे। ये जानकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद सुकून ने दी। ये काम स्पेशल मेडिकल और टेक्निकल टीम कर रही है प्रोस्थेटिक लिम्ब्स लगाने का, और ये जॉर्डन की गजा के जंगज़दा लोगों के लिए जारी इंसानी मदद का हिस्सा है। गजा में जंग की वजह से कटे हुए हाथ पांव वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। गजा की हकीकत पर एक और सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। गजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस का कहना है कि पिछले 13 दिनों में गजा पट्टी में सिर्फ 1115 ट्रक ही दाखिल हुए। ये गजा की अथॉरिटी का कहना है, लेकिन वो ये कहती है अथॉरिटी कि जबकि ज़रूरत थी 7800 ट्रकों की, यानी ज़रूरत का सिर्फ 14% सामान ही गजा पहुंचा है। और यह भी बताया गया है कि कोई मदद का साफ रास्ता नहीं था, सिक्योर रास्ता नहीं था। ज़्यादातर ट्रक लूट लिए गए क्योंकि इजरायली फौज ने जानबूझकर इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा कर दिया है। ये उसी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें भूख और अफरा तफरी को इंजीनियर किया जा रहा है। अब खबर यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि उसने रूस के सारातोव इलाके में एक ऑयल रिफाइनरी पर रात के वक्त ड्रोन हमला किया, जिससे धमाके और तबाही हुई। फौज के बयान के मुताबिक यह हमला उस सिलसिले का हिस्सा है जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान रोज़ाना हवाई हमले हो रहे हैं, जबकि जंग खत्म करने के लिए भी सियासी कोशिशें लगातार जारी हैं। सारातोव के गवर्नर ने आज बताया कि इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है और कई रिहायशी फ्लैट्स और एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि किसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जैसा कि यूक्रेन दावा कर रहा है। जर्मनी इसी महीने के आखिर तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि अंदरूनी और बाहरी खतरों का सामना किया जा सके। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले बताया था कि इस साल मिलिट्री रिक्रूटमेंट में सालों बाद सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है, जिसका मकसद है रूस से होने वाले खतरे का जवाब देना। जर्मनी यूरोप की बदलती सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनज़र इसराइल की तर्ज पर फिर से कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लागू करने पर भी गौर कर रहा है, यानी जो भी जर्मनी में पैदा हुआ है उसे फौज में सर्विस ज़रूर देनी पड़ेगी कुछ साल के लिए। इराक में हिजबुल्लाह के लिए मुश्किलें पैदा होने का वक्त आ गया है और ये ईरान के लिए एक झटका साबित होगा। इराक ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान की हिमायत से चलने वाली हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स ने पिछले महीने के आखिर में बगदाद में एक हुकूमती एग्रीकल्चर ऑफिस पर हमला किया, जिसके बाद 2 पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ ब्रिगेड कमांडर्स को उनके ओहदे से हटा दिया गया। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी ने वादा किया है कि मुल्क में हथियारों पर सख्त हुकूमती कंट्रोल कायम किया जाएगा, हुकूमत के कानून को लागू किया जाएगा और करप्शन के खिलाफ लड़ाई तेज की जाएगी। इराक के पीएम सुडानी ने कहा कि ये इक़दामात किसी खास ग्रुप या शख्स को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के हालात में हुकूमती इदारों के बाहर हथियार रखने की कोई वजह नहीं है। ये साफ इशारा है कि लेबनान की तर्ज पर इराक में भी हिजबुल्लाह से हथियार छीनने का प्लान
आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी हुकूमत वही काम कर रही है। हिजबुल्लाह के लिए अब ऑक्सीजन हर जगह कम होती जा रही है और ये ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर एक बड़ी चोट साबित होगा। क्या इराक की हुकूमत भी अब अमेरिका के इशारों पर नाच रही है? फिलहाल अभी इस सवाल को उठाने से एक बड़ी जमात बच रही है। जॉर्डन इस आने वाले मंगल को जॉर्डन सीरिया अमेरिका मीटिंग की मेजबानी करेगा, जिसमें सीरिया की फिर से तामीर यानी रिबिल्डिंग पर बात होगी, रिकंस्ट्रक्शन पर बात होगी। जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज एक बयान में कहा कि यह बैठक सीरिया को सपोर्ट करने और उसके दोबारा तामीर के तरीकों पर फोकस करेगी। इस बैठक में सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असाद हसन अल शिबानी, अमेरिका के सीरिया एनवॉय थॉमस बैरक और तुर्की में बैठने वाले अमेरिकी सफीर भी शामिल होंगे। अब खबर ईरान से। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के सियासी डिप्टी ने हाल ही में व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के लीडर्स के दरमियान तय किए गए सो कॉल्ड ट्रम्प कॉरिडोर के नतीजों के बारे में सख्त वार्निंग दी है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये जो IRGC की तरफ से वार्निंग आई, जरा सुनिए। IRGC के सियासी मामलात की डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यादुल्ला जावानी ने कहा, अगर अजरबैजानी प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई वज़ीर आज़म पाशनियान ने इस फैसले के नतीजों पर गौर किया होता जिसमें उन्होंने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नाटो को कॉकसस में खींच लिया, तो वो भी जुआरी डोनाल्ड ट्रंप के धोखे में ना आते। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुल्कों के आला ओहदेदारों ने काफकास की हकीकतों और इलाकाई ममालिक के मफादात पर गौर किए बगैर और अमेरिका, ज़ायनी रजीम और चंद यूरोपीय मुल्कों के वादों के असर में आकर अपने मुल्कों के बारे में एक नादान और महंगा कदम उठा लिया है। इससे पहले ईरान के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के सीनियर मुशीर, सीनियर एडवाइज़र अली अकबर वेलायती ने कहा था कि कॉकसस में अमेरिका के कंट्रोल वाला जंग-ए-ज़ूर कॉरिडोर किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा, चाहे रूस ईरान का साथ दे या ना दे। कॉकसस रीजन यूरोप और एशिया के बीच मौजूद है। इसमें ईरान का भी कुछ हिस्सा शामिल है और अमेरिका इसी रीजन में अपनी पहुंच बनाकर फ्यूचर में ईरानी सरहदों तक अपनी फ़ौजें भी ला सकता है। इसीलिए इस कॉरिडोर को लेकर ईरान में टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। मगर मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई के एडवाइज़र अली विलायती का कहना है कि ये कॉरिडोर असल में एक सियासी साजिश है, जिसका मकसद अजरबैजान को उसके नक्चवान इलाके से जोड़ना नहीं, बल्कि ईरान और उसके पड़ोसियों को कमज़ोर करना और नाटो की मौजूदगी ईरान की नॉर्दर्न सरहदों तक ले आना है। उन्होंने वार्निंग दी, नाटो ईरान और रूस के बीच ऐसे घुसना चाहता है जैसे कि कोई सांप, लेकिन ईरान उसे इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने अमेरिका को 99 साल के लिए कॉरिडोर डेवलप करने के हक देने के आर्मेनिया अमेरिका समझौते को ट्रंप के भाड़े के सिपाहियों का कब्रिस्तान बताया, ना कि कोई अमन का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।